Hello students, on the previous lecture we have discussed about the endomembrane system. So now we are moving to the next topic which is not a part of endomembrane system and it will be also considered as an independent system of the cell. Okay, अब independent system की बात करते हैं यानी कि क्या हुआ कि जो endomembrane में हम लोग अब कंसिडर नहीं करने वाले, तो ऐसे कुछ ऑर्गेनल जो प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने बोल दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें कंसिडर करना है और क्लोरोप्लास्ट कंसिडर करना है और साइटोप्लाज्म कंसिडर करना है। तो अभी अपन डिस्कस करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो पहले से नाम सुना हुआ है, क्या नाम सुना है कि पावर हाउस ऑफ सेल। अब पावर हाउस ऑफ सेल की बात करते हैं यानी कि क्या हुआ, किसी भी सेल मतलब यहाँ पे आपको कंसिडर कर लेते हैं कि ये आपको मिलने वाला है यूकैरियोटिक में ही। ओके, फर्स्ट कंडीशन कि आपको यूकैरियोटिक में मिलने वाला है और यूकैरियोटिक के लिए पावर हाउस यानी कि एटीपी प्रोवाइडिंग जो ऑर्गेनल बन जाएगी वो हमारे लिए कौन सा बन जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पर एक चीज पहले याद रखना कि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया आप इजीली सीन नहीं कर सकते किसी भी माइक्रोस्कोप में। मतलब कि आपको अगर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट मतलब कि स्टेन यूज करना पड़ता है। अगर स्टेन की बात करें तो स्टेन कौन सा होता है, तो उसका नेम याद रखना एमसीक्यू फॉर द नीड जेनस ग्रीन। कौन सा यूज करना है आपको, जेनस ग्रीन। मतलब कि आप जेनस ग्रीन स्टेन अगर यूज करते हो तो आपको माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया दिख सकता है। ओके, बट सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको कैसा मिलेगा, तो उसका शेप हम लोग कंसिडर करते हैं सोसेज शेप। क्या बोलेंगे इसको, सोसेज शेप। और सोसेज शेप की बात करें तो उसका डायामीटर कितना रहेगा, 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर और हर बार बोलते हैं कि एवरेज इसका लेना आपको कितना है, 0.5 माइक्रोमीटर। और लेंथ की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक की रेंज है। बट वो वेरिएबल हो सकता है। तो जैसे कि बहुत सारे कार्टून में भी आपने देखा होगा कि इस टाइप का कुछ सॉसेज शेप आपको मिलेगा, राइट, इस टाइप का कुछ होता है। ओके, तो इसकी बात की तो क्या होता है, वो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होगा। बट अगर लेंथ की बात की तो वो कितना रहेगा, आपको 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक की वेरिएबिलिटी रहने वाली है। अब बात करते हैं उससे आगे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डबल मेम्ब्रेन। कैसा स्ट्रक्चर मिलने वाला है आपको, डबल मेम्ब्रेन। अगर मैं डबल मेम्ब्रेन की बात करूं तो आपको दो टाइप की मेम्ब्रेन मतलब कि जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो इट विल बी द मोर परमिएबल, ओके, कंपेयर टू इनर। ओके, इनर क्या है, क्योंकि इनर होता है सिलेक्टिव परमिएबल। इंपॉर्टेंट थिंग एमसीक्यू, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनर मेम्ब्रेन है वो कैसा है, सिलेक्टिव परमिएबल है, व्हाइल आउटर इज मोर परमिएबल। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एसिड को जिसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस, तो पावर हाउस के लिए जितने भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उनको इजीली एंट्री करने में पॉसिबिलिटी होती है आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो इसमें होता है कि आपको 40% आपको लिपिड मिलेगा व्हाइल 60% आपको प्रोटीन मिलने वाला है। क्या मिलेगा यहाँ पे, 40% लिपिड और 60% आपको प्रोटीन मिल रहा है। बट इनर में क्या होता है, थोड़ा उल्टा होता है कि 80% आपको प्रोटीन मिल रहा है और 20% आपको लिपिड मिलने वाला है। वापस एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ पे 40-60 का रेशियो तो लिपिड प्रोटीन, यहाँ पे क्या होगा 80% आपको प्रोटीन मिल रहा है व्हाइल 20% आपको क्या मिलने वाला है, लिपिड। अब बात करते हैं कि इनर वाले जितने भी लेयर में आपको प्रोटीन या लिपिड जो भी मिलता है उसको एक कंबाइंड स्ट्रक्चर में बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलिपिड। ये परमिएबिलिटी के कंसेप्ट के हिसाब से जाएंगे। अब बात करते हैं कि उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी फंक्शन की बात होती है तो कुछ अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। अगर बात करते हैं कि हम लोगों ने कंसिडर अभी कर लिया है कि आपको एक सोसेज शेप का स्ट्रक्चर कुछ मिलने वाला है। अब इसी सोसेज शेप के स्ट्रक्चर में आपको पहले तो ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि आपको एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, राइट। चलो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो चुका है, बट उसके इनर साइड की सरफेस की बात करते हैं आपको तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट मिलने वाला है। ओके, ये जो इनर अरेंजमेंट है, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको मिलता है उसको हम लोग अभी बोलेंगे क्रिस्टी। क्या बोलेंगे इसको,
क्रिस्टी। एक चीज नोटिस करना कि एंडो मेम्ब्रेन के सिस्टम में हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी डिस्कस किया तब भी यहाँ पे ऐसे कुछ टैक्स अरेंजमेंट थी, बट वहां पे हम लोगों ने नाम बोला था सिस्टर नहीं, बट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अगर डिस्कस करते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्रिस्टी। अब बात करते हैं कि अरेंजमेंट क्या है, तो ये आपका आउटर साइड का मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या होने वाला है यहाँ पे, मैट्रिक्स। ये इतना करके आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर जितने भी मिलने वाले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। ये हो गया आपका क्या, तो डबल मेम्ब्रेन लेयर। ओके, चलो इतनी चीजें हो गई। अब बात करते हैं उनके फंक्शन के हिसाब से, तो ये पावर हाउस कैसे वर्क करेगा। ओके, पहले ये चीज आप रिमार्क कर लेना अपने नोटबुक में। ओके, देन अब उसका स्ट्रक्चर डिटेल में जाते हैं तो क्या होगा, उनके फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं कि पावर हाउस क्या है। तो पावर हाउस यानी कि आपको एटीपी प्रोडक्शन करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एनिमल या किसी भी लिविंग एनर्जी के लिविंग बॉडी के लिए जो एनर्जी फॉर्मेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी या एनर्जी बोलते हैं, तो वो होता है आपका एटीपी। अब एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है, तो सिंपल सी बात समझो कि अगर आपके पास एक ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ पाइरुविक एसिड में। किसमें ब्रेक डाउन हुआ, पाइरुविक एसिड। तो ये जो प्रोसेस हो इसको तो हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, एज फॉर यू नो। ओके, 10th में भी इसका थोड़ा बहुत समझ आ चुका है कि ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस के थ्रू आप बनाते हो क्या, पाइरुविक एसिड। बट इस पाइरुविक एसिड की आगे की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ओके, और इस क्रेब्स साइकिल के बाद जो प्रोसेस चलती है उसको हम लोग बोलते हैं ईटीसी, सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसके लिए एक दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, यहाँ पे नाम क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इतना तो ब्रेकडाउन हो चुका है ग्लाइकोलिसिस, बट ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, तो ईच एंड एवरी सेल के साइटोप्लाज्म में। मतलब आप किसी भी सेल के मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म में जाओ तो आपको ये तो ब्रेकडाउन मिल जाएगा पाइरुविक एसिड का। अब बात उसकी बात क्या है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे, तो क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, कहां पे परफॉर्म होने वाला है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम यहाँ पे रिमार्क करते हैं कि ये तो आपका क्रिस्टी था, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन था, तो ये बीच में जो स्पेस आपको मिला वहां पे आपको क्या परफॉर्म होने वाला है, क्रेब्स साइकिल। यानी कि क्या होगा कि जितना भी आउटर एरिया आपको मिल रहा है एक्सेप्ट द क्रिस्टी एरिया, इट विल बी डूइंग द क्रेब्स। एंड देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट द calculate the ATP in the oxidative phosphorylation or ETC. So ETC आपका कहाँ पे होने वाला है, तो क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आपको ये कहाँ पे फंक्शन मिलने वाला है, क्रिस्टी। यानी कि क्या हुआ कि अगर आपका ग्लूकोज से लेके पाइरुविक एसिड आ चुका है, समझ लेते हैं कि ग्लूकोज में से पाइरुविक एसिड आ चुका है, बट पाइरुविक एसिड की बाकी की प्रोसेस आपको कहाँ पे मिलने वाली है, क्रेब्स साइकिल में। अब क्रेब्स के बाद आपका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे होने वाला है, इस क्रिस्टी में, यानी कि यहाँ पे। अब ये जो पूरी लाइनिंग आपको दिख रही है वो लाइनिंग एक्चुअली होती है इस टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं पिन हेड स्ट्रक्चर। ओके, क्या बोलेंगे इसको, पिन हेड स्ट्रक्चर। अब इस एक स्ट्रक्चर को अगर जूम करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। अब पूरी क्रिस्टी की वॉल पे आपको इसी टाइप का स्ट्रक्चर मिलने वाला है। अब इस स्ट्रक्चर में होगा क्या, तो ये होता है आपका हेड, ओके, ये हुआ आपका स्टॉक और ये हुआ बीज। और इस पूरी सिस्टम के लिए हम लोग बोलते हैं उसको ऑक्सीजोन्स। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीजोन्स, या फिर पार्टिकल ऑफ फर्नांडीज एंड मोरल, इसको बोलते हैं पार्टिकल ऑफ फर्नांडीज एंड मोरल। या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की लैंग्वेज या माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी के हिसाब से जाओ तो इसको हम लोग बोलते हैं F0F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको, F0F1 पार्टिकल। अब होगा क्या कि जब भी कोई पार्टिकल इस पिन हेड स्ट्रक्चर में से मूव हो रहा है, जैसे हम इसको देखना समझो, तो अगर यहाँ से कोई पार्टिकल मूव हो रहा है तो वो आपको प्रोडक्शन देता है किसका, ATP। बट इन द केस प्रेजेंस ऑफ ATP सिंथेटिक। ओके, कौन सा एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंस आपको चाहिए, ATP सिंथेटिक। मतलब क्या होगा कि जब भी यहाँ पे एक प्रोसेस चलती है उस प्रोसेस का नाम है
केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। एक प्रोसेस होती है वहां पे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। जब भी ये प्रोसेस परफॉर्म होती है ना, तब जाके वहां पे आपको किसका प्रोडक्शन मिलने वाला है, एटीपी। और यहाँ से जब एटीपी प्रोडक्शन होता है तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ किसकी चाहिए, एंजाइम की आपको, एटीपी सिंथेसिस। और इसी वजह से आप इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, ये बात हो गई स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, क्या है कि सेमी ऑटोनोमस। देखो नाम से पता चलेगा, सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब वो खुद करने वाला है। अब खुद क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसके पास एक तो खुद का डीएनए। खुद का डीएनए कैसा है, तो सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके पास कैसा स्ट्रक्चर है, तो सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, प्लस उसके पास रिबोसोम भी है, बट वो कौन से टाइप के हैं, 70S टाइप के रिबोसोम है। कौन सा है, 70S टाइप के रिबोसोम। प्लस उसके पास खुद का क्या है, आरएनए। तो इतनी चीजें उसके पास खुद की है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। अच्छा, इन चीजों से तो आइडिया क्लियर होगा कि वो ऑटोनोमस मतलब कि वो खुद अपना काम फंक्शन भी कर रहा है। इवन एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं फिशन, और फिशन की वजह से वो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड भी हो सकता है। ओके, मतलब कि एक माइटोकॉन्ड्रिया में से दो बनने का रीजन क्या है, फिशन प्रोसेस। अब होता क्या है कि यहाँ पे आगे बढ़ लिखा है हमने सेमी। अब सेमी का मतलब क्या होता है कि ऑटोनोमस, ये खुद तो कुछ कर रहा है, बट इसकी सारी प्रोसेस बाकी के सेल के सिस्टम के साथ कनेक्ट है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड और पाइरुविक एसिड क्रेब्स में चलाना है, तो क्रेब्स और एटीएस वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस कर रहे हैं, बट क्रेब्स के लिए जो पाइरुविक एसिड चाहिए वो कहाँ से आने वाला है, बाहर मतलब कौन, तो हमने अभी क्लियर किया कि वो साइटोप्लाज्म। यानी कि क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ क्रेब्स या एटीएस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, उसको साइटोप्लाज्म में भी डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये कंडीशन उसके लिए आएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सिचुएशन। आइडिया क्लियर यहाँ तक का, तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। अब बात आती है नंबर ऑफ वेरिएबिलिटी, कि माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर वेरिएबल रहेंगे, बट वो किस पे डिपेंड रहते हैं, तो डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। किस पे डिपेंड रहेंगे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट को तो कोई मूवमेंट भी नहीं करनी, या किसी भी जगह का कोई फंक्शन ऐसा नहीं करना कि जहां पे उसको एनर्जी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर आपको क्या मिलने वाले हैं, बहुत कम। बट अगर उनकी कंपेरिजन में हम एनिमल की बात करें, तो एनिमल को क्या करना है, लोकोमोशन करना है, मूवमेंट करना है, बॉडी की वॉल एक्टिविटी करनी, इवन उसकी खुद के सर्वाइवल के लिए बहुत सारी जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे हो गई, हाई। तो उस केस में उसके ईच एंड एवरी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या मिलेंगे, आपको हाई रेशियो मिलने वाले। यानी कि क्या होगा कि जिस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी हाई है, तो वहां पे आपको फिजियोलॉजी के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या मिलेंगे, हाई। बट अगर जिसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कैसे मिलेंगे, बहुत लेस। तो ये हो गया आपका एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल जिसका नाम कौन सा था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ तक का आइडिया क्लियर। ओके, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, क्लोरोप्लास्ट। थैंक यू।